फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड सेशन अपना बिहार या फिर बिहार एक चर्चा, बिहार एक परिचय, आओ बिहार को जाने, इस तरह के टॉपिक को जब हम अपने कान के कर्ण पटल पर सुनते हैं तो बखूबी हमें आभास हो जाता है कि इसके अंदर क्या चर्चाएं होने वाली हैं। कल हम आपको सिनॉप्सिस की चर्चा किए या कहिए इंडेक्स की चर्चा की, और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले, उसके बारे में जानकारी लेने के पहले ये हमें जानना काफ़ी आवश्यक होता है कि उसके अंदर हमें क्या क्या जानना है, ताकि अगर कोई भी टॉपिक छूट जाए तो उस पर फिर हम रिसर्च कर सकें, खोज कर सकें। अगर नहीं आए तो अपने बड़े से पूछें, जानकार से पूछें और अपने डाटा को मजबूत स्थिति में लाएं। उसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज वीडियो 2, जिसको कि पार्ट 2 भी आप समझ सकते हैं, में हम लोग अध्याय 1 जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द बिहार, सामान्य परिचय। जब इस शब्द को हम लोग कहते हैं तो हमारे मानस पटल में कुछ चीज़ें काफ़ी सरलता और आसानी से आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका रहेगा राज्य का नाम। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हों, बौद्ध भिक्षु लोग का जो मठ हुआ करता था, बौद्ध मठ हो, जिसे कि हम लोग विहार, विहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय रहे कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है और रहा भी, सिर्फ माना ही नहीं गया है, रहा। अब अगले प्रश्न पे कहिए या फिर अगले पायदान पे आता है कि राज्य की स्थापना कब हुई। एक सवाल बनता है कि भाई बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, जिसे हम लोग आज देखते भी होंगे कि बिहार दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, धूमधाम के साथ मनाते हैं। सिर्फ सरकारी संस्थानों में नहीं, प्राइवेट संस्थानों में भी, शिक्षण संस्थानों में भी, सार्वजनिक स्थल पर भी इस चीज़ को हम लोग मनाया करते हैं, काफ़ी धूमधाम के साथ, श्रद्धा के साथ, अनुशासन के साथ। 22 मार्च 1912 राज्य की स्थापना का वर्ष 1912 और दिन 22 मार्च, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 22 मार्च 1912 गठन हुआ बिहार राज्य, जिसकी राजधानी सब लोग बखूबी जानते हैं, पर मैं हर शब्द और टॉपिक को टच करते बढ़ूँगा तो बता दूं कि राजधानी, जैसा कि आप जानते हैं, पटना है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद, 4 नाम में इनका याद रखिए। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब इनके अन्य नाम रहे। अब आती है राज्य की भौगोलिक स्थिति। जब भौगोलिक स्थिति की चर्चा होती है तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ऋषि द क्रिएटर यूट्यूब पर एक चैनल है आपके ऋषिकेश सर का, उसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवियों के संपर्क में हैं, अगर कोई टॉपिक हमारे पास आता है कि सर इस चीज़ के टॉपिक का भी विश्लेषण किया जाए, तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं आपके ऋषिकेश सर को कि कृपया इस पर भी एक ब्रीफ अपना दे दीजिए, ताकि बच्चे उसको सुने, समझें और बिना कहीं कॉपी किताब पर लिखे वो उनके मानस पटल पर भी छप जाए। जैसे कि बिहार राज्य की चर्चा हो रही है, तो फिर मेरे इस जो टर्म है, जो वीडियो के कुछ सीरीज चलेंगे, उसके बाद फिर उनके द्वारा भी इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा, जिसको कि हमारी यही इच्छा रहती है
कि जैसे कि अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि मानचित्र रखा हुआ है और जो आपका वीडियो बन रहा है वो फ्रंट कैमरा से बन रहा होगा, जिसके कारण कि वो आपका इमेज जो है उल्टा आ रहा होगा। जो साइंस के विद्यार्थी होंगे उनके पास, फिजिक्स का जिनके पास नॉलेज होगा वो समझ रहे होंगे कि किस तरह का इमेज बनता है। अगर ये सवाल भी दिमाग में आए तो पढ़ने वाले बच्चों को बखूबी सोचना चाहिए कि कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा, और तभी वो बच्चा जो है आगे विकास करता है जब उसके अंदर जिज्ञासा रहे। तो जो ऋषि द क्रिएटर को मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बीच में कह दिया, तो ये मतलब नहीं रखता है कि मैं उनके प्रचार के लिए कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य ये था कि जो अभी भौगोलिक स्थिति की चर्चा आई, तो मैं यहाँ आपको मात्र 2 शब्दों में, एक वाक्य के अंदर में ही बिहार की भौगोलिक स्थिति की जानकारी आपको दूंगा। मगर सिर्फ क्या वही 2 शब्दों से आपके दिमाग में वो बैठेगा, भविष्य में याद रहेगा, या उसके जगह पर कभी राज्य को बदल दिया जाए तो क्या आप उससे कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ कहाँ कितना का अंतर आएगा? पीछे के जो मैप में आप भी देख रहे होंगे गंगा नदी कैसे गई है, या बिहार के चौहद्दी में क्या क्या है। तो मैप इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाए कि जब भी किसी टॉपिक पे अध्ययन कीजिए तो अगर ज्योग्राफिकल चल रहा है मैटर, तो उसके अगर मैप पॉसिबल है, राज्य हो, देश हो, विदेश हो, विश्व हो, जिसका भी रहे, कोई महादेश का हो, तो वो बगल में ज़रूर रखिए। चाहे एटलस रखिए या छोटा ही मैप रखिए, घर में बड़ा जगह है तो बड़ा मैप ही रखिए, मगर उसको देखिए, क्योंकि जब आप किसी भी एक टॉपिक को बार बार देखिएगा तो वो आपके दिमाग पर एक अपना छाप छोड़ के चला जाता है, जिसे कि आप फिर भूल नहीं सकते हैं। भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। 2 शब्द का प्रयोग हुआ, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और देशांतर में पूर्वी देशांतर के मध्य के भाग में ही बिहार आपका अवस्थित है। फिर से सुनिएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में। ये इसका भौगोलिक स्थिति हो गया। अब सवाल आता है कि आपके राज्य का क्षेत्रफल कितना है। जब राज्य के क्षेत्रफल की चर्चा हो तो दिमाग में याद आना चाहिए कि 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो याद रखिएगा आपके ऑप्शन में स्क्वायर किलोमीटर की चर्चा होनी चाहिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 94,163 वर्ग किलोमीटर लंबाई इंटू चौड़ाई जो आपका हुआ वही आपका क्षेत्रफल निकलता है। ये मैथ में आप पढ़े होंगे। यह देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अब जब 13वां राज्य के बारे में पूछा जाए तो प्रश्न 2-3 तरह से आ सकते हैं। या तो बिहार केवां बड़ा राज्य है, तो सवाल में आपको ये खोजना होगा कि जनसंख्या से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल से पूछ रहा है भैया। अगर पूछ रहा है कि 13वां राज्य कौन है तो किससे पूछ रहा है, और अगर पूछ दे कि भाई जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितना है तो फिर उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछेगा तब आप 13वां को बता दीजिएगा। तो सवाल को पढ़ने के क्रम में ध्यान से एकाग्रचित होकर पढ़ना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं मारिएगा, क्योंकि वो सब स्लाइटली एकदम करीब आंसर रहता है जिसमें कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अब सवाल आ गई, जो क्षेत्रफल हमने निकाला था वो किस आधार पर निकाला था, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर 345 किलोमीटर। बिहार के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, जो कि मैप आप देख रहे होंगे पीछे भी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 483 किलोमीटर। मतलब 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट 483 483 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इस पे आता है डिस्कशन में कि राज्य की सीमा से लगे राज्य,
कंफ्यूज नहीं होना है। जब राज्य पूछे जाएंगे तो मात्र 3 ही राज्य आपके सीमा से लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल आपके पूर्व में है, वेस्ट बंगाल एट द ईस्ट, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वेस्ट बंगाल एट द ईस्ट, उत्तर प्रदेश एट द वेस्ट, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, और झारखंड आपके साउथ में। जो आपसे अलग हुआ है वो आपके किधर है, साउथ में पड़ता है। फिर से राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 3, पश्चिम बंगाल ईस्ट में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में और झारखंड दक्षिण में। राज्य की सीमा से लगने वाले देश कौन है? ये तो बखूबी आपको पता होगा। राज्य की सीमा से लगने वाले जो देश है सिर्फ एक, नेपाल, वो कहाँ लग रहा है आपको, उत्तर में। अब इस चर्चा के बाद क्या हुआ कि जब ये हमने पहला चीज़ लिया तो आपको याद होगा कि कल जो हमने टॉपिक चर्चा की थी बिहार सामान्य परिचय, जो कि अभी हमने चर्चा क्लियरिफाई कर लिया, सामान्य परिचय में क्या क्या आता है। सेकंड आपका है बिहार का प्राचीन इतिहास, थर्ड है मध्यकालीन इतिहास, फोर्थ है आधुनिक इतिहास। तो अब जो हम लोग हैं टॉपिक नंबर 2 पे हैं, बिहार का प्राचीन इतिहास, जिसको कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ध्यान रहेगा वीडियो मेरा मैक्सिमम 20 मिनट से ऊपर का नहीं जाना चाहिए। 20-22 तक मैं जाके कोशिश करूँगा कि उसको रोकूँ और उसी तरह के छोटे छोटे स्लैब में उसको आगे बढ़ाते चलूँ, ताकि आसानी से ज़्यादा समय भी नहीं लगे, इरिटेट भी नहीं होना है। और अगर आप सुनते जाते हैं, 1-2 बार सुन लेते हैं, तो आपको वो चीज़ याद भी हो जाना चाहिए। याद होने के बाद, सुनने के बाद कोशिश कीजिए कि आवाज़ को म्यूट करके, वीडियो को म्यूट करके भी उसको लिखने का प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ताकि फिर एक बार जब वो आदत बन जाएगी तो आपके दिमाग से कभी निकलने नहीं जा रही। इस बात को ध्यान रखें। जो बांटा गया है ऐतिहासिक परिचय को, वो कुछ निम्नलिखित आधारों के आधार पर बांटा गया है, तथ्यों के आधार पर। पहला है पूरा पाषाण काल, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। चौथा है ताम्र पाषाण काल। पांचवा है लौह काल। छठा है वैदिक काल। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, पूरा पाषाण काल, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, PALEOLITHIC, पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, MESOLITHIC, मेसोलिथिक पीरियड। नव पाषाण काल का हो गया नियोलिथिक, नव का नियो, NEOLITHIC, याद रखिएगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। मैं ये संक्षिप्त में इंग्लिश के टर्म इसलिए बोल दे रहा हूँ तो कि अगर जब क्वेश्चन पेपर आए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जनरली रहते हैं, तो अगर इंग्लिश टर्म भी देखें तो याद आ जाने के लिए कि आपका रिवाइज हो जाए, दिमाग में अगर कहीं स्लिप हो रहा है तो आप उस चीज़ को पकड़ सकिए। ठीक, ताम्र पाषाण का हो गया चैल्कोलिथिक, CHALCOLITHIC। ठीक, लौ काल का आयरन, लौ का तो सब जान ही रहे थे, इसलिए उसमें कोई विवाद है नहीं। वैदिक का वैदिक ही रह जाएगा, VEDIC, वैदिक, वी जो है विक्ट्री वाला वी होगा, न कि बी होगा। ओके, अब जो है ये जो मैंने बताया, तो एक संक्षिप्त में जानने के लिए, ये बिहार की चर्चा में आने के पहले मैं आपको ये 2-4 मिनट समय लेके बता दूंगा कि जब ये सवाल में जब मैंने चर्चा किया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौ पाषाण काल, जो भी ये चर्चाएं शब्द में आ रही हैं, आखिर वो है क्या? वो शब्द आने के बाद आपके दिमाग में उस एरा के बारे में आना चाहिए कि वो किस एरा की बात हो रही है। तो जब पूरा पाषाण काल, जिसको कि अपने हम लोगों ने पैलियोलिथिक कहा था, जब ये शब्द का आपके दिमाग में आए तो बस आंख मूंद के एक चीज़ आपको बैठा लेना है कि ये 25 से 20 लाख साल से 25 to 20 lakh years to 12,000 years पूर्व तक ये जो पीरियड है, समय काल है, जो इसको एरा, ERA कहते हैं, एरा, वो आपका 25 से 20 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक के समय को इसके अंदर रखा गया। मध्य पाषाण काल जो है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल, जिसको कि मेसोलिथिक एरा के नाम से हम लोग समझते हैं।
इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब जो बातें आ रही हैं उसके बाद कि पाषाण युग जब अगर चर्चा हो गई तो 7000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में आ जाएगी। ठीक, फिर से सुनिए, 25 से 20 लाख से लेकर 12000 तक का जो समय हो गया पूरा पाषाण, 12000 से लेकर 10000 साल के पूर्व तक का काल जो हो गया मध्य पाषाण, 7000 से 3000 ईसा पूर्व का जो काल हो गया पाषाण, 3000 से 1300 ईसा पूर्व का जो हो गया वो कांस्य युग, कॉपर जिसको आप लोग समझ रहे होंगे, 1200 से 26 ईसा पूर्व तक का जो हो गया वो हो गया आयरन का लौ युग, मध्य साम्राज्य जो हो गया 230 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक हो गया ये मध्य साम्राज्य। ये हो गया एरा के बारे में जानकारी। अब जब हो गया तो इसमें हम लोग संक्षिप्त में जान जाएं कि पूरा पाषाण काल जो था, जिसमें बिहार की अभी चर्चा करेंगे, ये 2-4 मिनट के बाद ही करेंगे। पूरा पाषाण काल में जो है जो औजार का प्रयोग होता था वो हाथ से बने हुए या प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, उसके अंतर्गत आ गए। ठीक, दिमाग में ये शब्द आ जाने चाहिए अपने। उस समय की अर्थव्यवस्था जो थी शिकार और खाद्य संग्रह पे हुआ करती थी। शरण स्थल जो होते थे अस्थायी जीवन शैली, गुफा, अस्थायी झोपड़ियाँ, मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे, ये आपका शरण स्थल हुआ करता था। समाज में जो था 25 से 100 लोगों का समूह, अधिकांशतः एक ही परिवार के सारे सदस्य हुआ करते थे। ठीक, मध्य पाषाण काल का जो समय आ गया आपके लिए, हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार औजार के रूप में उपयोग में आते थे। धनुष, तीर, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार और नौका, ये हो गया मध्य पाषाण काल का। इनका भी शिकार खाद्य गृह वही रहा। शरण स्थल भी सेम है जो पुराना अभी पूरा पाषाण काल का आपने सुना। समाज में कबीले और परिवार का समूह इसमें क्रिएट हो गया। तीसरा हो गया नव पाषाण काल। उसमें हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग, लकड़ी एवं पत्थर छीलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार, खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार और मिट्टी के बर्तन और हथियार, ये आ गए नव पाषाण काल में। इसमें भी आपका खेती, शिकार, खाद्य संग्रह, मछली शिकार और पशुपालन एक जुड़ गया उसमें। नेक्स्ट हो गया इसमें खेतों के आसपास बसी छोटी छोटी बस्तियां लेकर कांस्य युग के नगरों तक, मतलब कि ये जो बस्तियां बसी वो कांस्य युग तक चली गई। कबीले से लेकर कांस्य युग के राज्यों तक का इसमें रहा। अब आता है कि मध्य पूरा पाषाण काल के आसपास मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास के साक्ष्य कब्र एवं अंतिम संस्कार के रूप में मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल के आसपास मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास साक्ष्य, मतलब जीवन में विश्वास रखने वाले तथ्य जो हैं वो कब्र और अंतिम संस्कार के रूप में मिलते हैं। आज भी आप देखते होंगे पुरातत्व विभाग आपका खोज करते रहता है, चाहे वो लखीसराय जिला रहे या कोई भी रहे। कांस्य युग हो गया, तांबा और कांसा का औजार मिलेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक रहेंगे और लौह युग में लोहे का औजार मिलेंगे। ये एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया कि जो ये सभी युग के आधार पर ही हम लोग किसी भी राज्य और देश के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको कि हम लोग अध्ययन करते हैं। अब इसके अंदर जब बिहार में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में दक्षिण बिहार से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, उत्कीर्ण, खुरपी और खुरचनी जैसे चीज़ मिले। ये अवशेष मुख्यतः गया के जेठियान व पेमार घाटी, कहाँ मिला है पूरा पाषाण का? गया के जेठियान व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पेसरा, भागलपुर के राजपोखर व पालोजार और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। फिर से इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। गया के जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिला के शेरघाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य आपको मिलते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसको कि मेसोलिथिक पीरियड हम लोग जान रहे हैं, इस काल में साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले के छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार व नौक वाले औजार, मतलब पॉइंटेड वीपन आपको मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। नव पाषाण काल, जिसको कि नियोलिथिक पीरियड कहा गया, इस काल में साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ
हड्डी निर्मित उपकरण भी, मतलब कि जानवरों की हड्डी से निर्मित उपकरण भी उपलब्ध है, जो चिरांद मतलब कि सारण, मनेर पटना, चेचर व कुतुबपुर वैशाली, ताराडीह गया और शेनवार रोहतास से मिले हैं। इनमें चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चिरांद कहाँ मिला भाई आपको? सारण में, नाम आप जान ही रहे होंगे। मनेर पटना, चेचर व कुतुबपुर वैशाली, ताराडीह गया और शेनवार रोहतास से मिले हैं, जिसमें चिरांद जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में, जो कि सारण जिसको कहा जा रहा है, वहाँ पे उपलब्ध विख्यात है। ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक पीरियड जो आपका है, इस काल में साक्ष्य चिरांद, सारण, सोनपुर, बेलागंज प्रखंड गया, मनेर पटना, चेचर वैशाली, राजगीर, शेनवार रोहतास, ओरियम भागलपुर। फिर से रिपीट कर रहे हैं। ताम्रपाषाण काल में साक्ष्य चिरांद, सारण, सोनपुर, बेलागंज प्रखंड गया, मनेर पटना, चेचर वैशाली, राजगीर, शेनवार रोहतास और ओरियम भागलपुर से मिले हैं। इसमें काले और लाल मृदु भांड प्रमुख है। काले ब्लैक और मृदु भांड सॉइल से बने हुए चीज प्रमुख है, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। मतलब किस पीरियड के हैं? 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के। लौह काल, आयरन पीरियड जो आपका हो गया, इस काल में उत्तर वैदिक काल भी कहा जा सकता है, जिसे वैदिक युग के जस्ट पहले का है उत्तर वैदिक काल। इस दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार के क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। इस काल में अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार के रूप में माना जाता है। इस काल में दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले, चमकीले, मृदु भांड से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर और चिरांद फिर आपको बताया गया था, सारण को कहा जा रहा है, मिलते हैं। लौ काल में कृषि कार्यों में लौ का प्रयोग शुरू होने लगा, साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई। नगरीकरण की सभ्यता की शुरुआत भी आयरन पीरियड में हो गई थी, जिसको कि लौ काल में शुरुआत माना जाता है। वैदिक युग जो आपका हो गया, इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इनमें विदेह, वर्तमान तिरहुत क्षेत्र, जो अभी विदेह जिसे कहा गया था, वो तिरहुत क्षेत्र को कहा जाता है। वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट या राजा बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण तथा सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा की गई है। फिर से सुन लीजिएगा, वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट या राजा के तौर पर कहा गया। अतिरिक्त विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण एवं सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार उत्तर बिहार में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना गया। आर्य संस्कृति को जो फैलाने का काम किए, वो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार उत्तर बिहार में माना गया है। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहती थी। फिर से, विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी रहती थी। 1-2 पॉइंट और आज के लिए, क्योंकि टाइम शायद क्रॉस हो चुका है। हरि सिंह देव इस वंश के अंतिम शासक थे। कौन अंतिम शासक थे? हरि सिंह देव इस वंश के अंतिम शासक थे। इनके ही शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। किनका बंगाल अभियान हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था, और इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। कल एक संक्षिप्त सा एक समझिए तो चर्चा होगी कि जैन धर्म, महावीर और बौद्ध धर्म, मतलब कि इसके बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट हैं, जो संक्षिप्त में कल डिस्कस हो जाएगा। और इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस सभा को मैं यहीं विराम देता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। प्यार कीजिए अपनी सभ्यता और संस्कृति से, लगाव रखिए, और जब आपका एक लगाव हो जाएगा तो जानकारी बखूबी आपके अंदर से ही जानने की इच्छा जो है जाग जाएगी, और अपने ही राज्य नहीं देश के बारे में भी आपकी जानकारी बढ़ेगी। पर देश के बारे में लगाव तभी होगा जब आप अपने क्षेत्र के बारे में पहले लगाव को जन्म दीजिएगा। तो इसलिए ऑल द बेस्ट,
सुनते रहिए, देखते रहिए। फिर हम मिलेंगे कल नए वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।